नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कुसुम नेट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले 6 लेक्चर से लगातार मैं आपको UGC नेट पेपर 1 का तैयारी करवा रहा था, जिसमें मैंने आपसे कम्युनिकेशन पे बात किया था। उस पे मैंने लगभग 5 से 6 लेक्चर दिए हैं और उसमें मैंने आपसे बात किया था कम्युनिकेशन के डिफिनेशन के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, उनके नेचर के बारे में, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में, क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में, SR मॉडल के बारे में, कोल एंड चान मॉडल के बारे में, और उसके बाद हमने आपसे बात किया था बैरियर्स के बारे में, और फिर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उनके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं उसके बारे में, और फिर एक बड़ा फेमस प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन का जिसको 7 C's बोलते हैं, उसके बारे में भी मैंने आपसे बात किया था। तो यदि आप पहली बार आए हैं यहाँ पर तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियोज़ को देख लीजिएगा। कम्युनिकेशन आपका बिल्कुल 110% क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कम्युनिकेशन से जितने भी सवाल आए हैं आप उनको सोल्व कीजिएगा। जो भी सवाल आपसे नहीं बनेगा वो आप हमसे यहाँ आकर पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे सूचित कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने का। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इतिहास के बारे में। आज से मैं इतिहास का क्लास शुरू करने जा रहा हूं। तो इतिहास में जो UGC नेट पेपर 2 का सिलेबस है उसमें 10 यूनिट में बटे हुए हैं इतिहास का सिलेबस। उससे भी पहले 10 यूनिट से एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें दी गई है जिसको शब्दावली कहते हैं, जिसमें कई सारे इम्पोर्टेंट वर्ड को दिए गए हैं और उन वर्ड्स से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके पास यदि सिलेबस होगा तो आप सिलेबस को साथ में रख लीजिएगा जब आप वीडियोस देख रहे होंगे। मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला जो इन्होंने दिया है ये देख लीजिए आप, और इसमें इन्होंने बात किया है, ऊपर में दिया है सिलेबस के सबसे ऊपरी हिस्से पे कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ एंड टर्म्स। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ आइडियाज़ हैं और कुछ टर्म्स, कुछ पद दिए गए हैं जो इतिहास से रिलेटेड हैं, और उसके बारे में हमेशा अक्सर इस तरीके से सवाल पूछ दिया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने दे रखा है, पहला है भारतवर्ष, सभा एंड समिति, वर्णाश्रम, वेदांता, पुरुषार्थ, ऋण एंड संस्कार क्या है, यज्ञ, और उसके बाद गणराज्य, जनपद, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, ठीक है, दंड नीति, अर्थशास्त्र जिसको कहते हैं, जिसमें सप्तांग जो नीति दी गई थी चाणक्य के द्वारा उसके बारे में बात किए गए हैं। धर्म विजय क्या है, स्तूप क्या है, चैत्य क्या है, विहार क्या है, खिलाफत क्या है, सुलह ए कुल क्या है, तुर्कान चहलगानी क्या है, वतन क्या है, बलूता क्या है, जकात क्या है, जजिया क्या है, एकता क्या है, मदद ए माश क्या है। उसी के साथ अमरम जो एक लैंड का हिस्सा होता था उसको अमरम कहा जाता था, तो अमरम क्या है, राया रेखो क्या है, जंगम क्या है, मदरसा क्या है, सराय क्या है, पॉलीगर क्या है, जागीर क्या है, दस्तूर क्या है, मनसब क्या है, देशमुख क्या है, आईने दहसाला क्या है, परगाना क्या है। तो इस तरीके से जो कई तरीके के इन्होंने टर्म दिए हैं जो एंसेंट इंडिया से भी रिलेटेड हैं और मेडिएवल से भी रिलेटेड हैं और मॉडर्न से भी रिलेटेड हैं। जैसे मॉडर्न में इन्होंने दिया है महालबारी सिस्टम क्या है, महालबारी शब्द का क्या अर्थ है, डायरकी क्या है, पैरामाउंटसी क्या है, कॉलोनियलिज्म क्या है, इकोनॉमिक ड्रेन क्या है, उसी तरीके से स्वदेशी क्या क्या अर्थ है, सत्याग्रह क्या है, सोशलिज्म क्या है, हिंदू कोड बिल क्या है, हिस्टोरिकल मेथड्स क्या हैं, प्लेजरिज्म क्या है, एथिक्स एंड मोरालिटी इन हिस्ट्री राइटिंग जो कि हिस्टोग्राफी यूनिट 10 से रिलेटेड है। तो इस तरीके के लगभग मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा, लगभग 100 के आसपास इन्होंने टर्म दिए हैं। जो कोई कॉन्सेप्ट है, कोई टर्म है, कोई शब्द है, तो उस पे हम लोग बारी बारी से बात करेंगे किस कॉन्सेप्ट का क्या अर्थ है, किस शब्द जो कहाँ से ईजाद हुआ है और किस तरीके से सवाल आते हैं, आप उसका आंसर कैसे कर सकते हैं। तो बारी बारी से एक एक शब्द के पहले मैं लिखूंगा, उसके बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे साथ लिखते चलिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा एग्ज़ामिनेशन के दौरान जब आप लास्ट टाइम में रिवीज़न करेंगे। तो आप नोट्स यदि तैयार कर लेते हैं तो रिवीज़न करने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो फिर आइए हम लोग शुरू करते हैं बारी बारी से। तो आज का हमारा पहला टर्म है जिसको भारतवर्ष कहते हैं। आज का पहला टर्म इन्होंने दिया है भारतवर्ष। भारतवर्ष दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतवर्ष शब्द का जो ईजाद हुआ है
ये आप एंशिएंट इंडिया में एक शासक हुए जो जिनको आप राजा दुष्यंत कहते हैं। राजा दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर आज का जो भारत है उसका नाम भारत रखा गया है। तो पहले इसको, ये जो भारतवर्ष है ये प्राचीन नाम है भारत का। भारतवर्ष जो है भारत का प्राचीन नाम है। राजा दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर भारतवर्ष नाम रखा गया था, पहला। दूसरी बात, कुछ जो स्कॉलर हैं इसको जम्बू द्वीप कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सवाल इस तरीके से आते हैं कि भारतवर्ष का यदि और कोई नाम हो सकता है तो क्या नाम हो सकता है, भारतवर्ष को और किन नामों से जाना जाता है। तो आप इसमें जम्बू द्वीप भी टिक कर सकते हैं, ठीक है, इसको जम्बू द्वीप भी टिक कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये जो जम्बू द्वीप टर्म है ये जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड टेक्स्ट है उसमें इसको जम्बू द्वीप कहा गया है। बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड टेक्स्ट है उसमें इसको जम्बू द्वीप कहा गया है। उसके साथ साथ जब ईरानी आए चल करके, ईरानी जब बाहर से चल करके आते हैं इंडिया, तो ईरानियों ने इस देश का जो नाम दिया उसे हिंद कहा गया। ईरानियों ने जो इस देश का नाम दिया है इसे हिंद कहा गया, जो यही हिंद आगे चल करके हिंदुस्तान बन जाएगा। यही हिंद आगे चलकर हिंदुस्तान कहलाएगा। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारतवर्ष का नाम जो हिंद या हिंदुस्तान किसने कहा, तो आप टिक कर सकते हैं इसको कि ईरानियों ने इसे हिंद एवं हिंदुस्तान कहा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, राजा दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पे भारतवर्ष हुआ। दूसरा है बौद्ध टेक्स्ट में इसे जम्बू द्वीप कहा गया है। और तीसरा जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो कहा कि ईरानियों ने, जब ईरानी चल करके आए बाहर से, तो ईरानियों ने इसे हिंद कहा। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है इसमें डी, और वो कह सकते हैं चौथा, जब यूनानी चल करके आए तो यूनानियों ने इसे इंडिया कहकर संबोधित किया। यूनानियों ने इसे इंडिया कहकर संबोधित किया। और उसके बाद एक शासक जो आता है चीन से चलकर, जिसका नाम रहता है इत्सिंग, दिख रहा है इत्सिंग। ये कॉन्सेप्ट ई यानी कि ये पांचवा है। और इत्सिंग ने जो इसे कहा है वो उस समय के जो तत्कालीन बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे उसमें इत्सिंग ने कहा था ब्रह्मा राष्ट्र। इत्सिंग जो ब्रह्मा राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल कर रहा है वो चूँकि भारत के बारे में, भारत के सोसाइटी के बारे में जब आप वैदिक टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है, और वो यह कॉन्सेप्ट है कि ब्रह्मा ने ही मनुष्य का ईजाद किया और ब्रह्मा से ही वो चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो इत्सिंग, यदि मान लीजिए कि इस तरीके से सवाल आता है कि इत्सिंग ने ऐसा क्यों कहा, किस चीज़ से प्रभावित होकर, और 3-4 स्टेटमेंट दे देता है, तो आप उसमें इसे टिक कर सकते हैं। चूँकि उस दौर में जब इत्सिंग आ रहा है तो यहाँ पर वैदिक धर्म जो है और ब्रह्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो चरम स्तर पे चल रहा है। तो ये 5 कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड। मैं इसको फिर से बताता हूँ आपको। भारतवर्ष को राजा दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पे भारतवर्ष कहा गया। भारत का प्राचीन नाम जो है भारतवर्ष है। दूसरा, जम्बू द्वीप इसे कहा गया है, किस में कहा गया है, बौद्धिस्ट जो जितने भी बुद्ध धर्म से रिलेटेड टेक्स्ट थे उसमें इसे जम्बू द्वीप कहा गया है। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, जब ईरानी चल करके इंडिया में आए तो ईरानियों ने भारतवर्ष को हिंद कहा, जो आगे चल करके हिंदुस्तान, जो आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो कहा। और चौथा जो है, यूनानी जब इंडिया चल करके आए, यूनानी जब भारत चल करके आए तो इन्होंने भारत को इंडिया कहकर संबोधित किया। और पांचवा जो कॉन्सेप्ट है, चीनी यात्री, ये भी आ सकता है सवाल इस तरीके से पूछ देता है कि जो इत्सिंग था वो कहाँ से चलकर आया था, कहाँ का रहने वाला था, तो वो चीन का रहने वाला था। इत्सिंग चीन का रहने वाला था, चीनी यात्री था। अब ये देख लीजिए कि यहाँ से यदि आप सवाल आता है, अब इसको सवाल पलट कर भी दे सकता है कि भारतवर्ष को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो आप आराम से टिक कर सकते हैं। कौन कौन सा, जम्बू द्वीप, ब्रह्मा राष्ट्र, इंडिया और हिंद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं।
इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि ये भारत का मैप है, मुझे मैप बनाने में बहुत परेशानी होता है, तो मुझे मैप बनाने नहीं आता है। तो इस तरीके से मान लीजिए कि भारत का मैप है, तो जो आज का पाकिस्तान है, आज का अफ़गानिस्तान है, ये सब उस समय के भारतवर्ष में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा मैप के माध्यम से। ये जो आपका अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे ईरान है, तो यहाँ से ईरानी जब चल करके इंडिया आ रहे हैं तो इन्होंने ईरानियों ने इसे हिंद कहा। ठीक है, तो ये चीज़ें, और नीचे कन्याकुमारी तक तो है ही, इधर असम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैप थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे आते हैं। आज का जो हमारा दूसरा टर्म है वो है सभा एवं समिति। सभा एवं समिति दो शब्द है दोस्तों। ये सभा और समिति शब्द का क्या अर्थ है और ये कहाँ से चल करके आया था, तो ये ध्यान देखना है कि सभा एवं समिति जो है ऋग वैदिक काल में, ध्यान रखिएगा, ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक पीरियड में ये क्या है, एक तरीके का संस्था है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट। आज के डेट में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट का रूप है। ठीक है, सभा एवं समिति जो है वैदिक काल में एक तरीके की जनतांत्रिक संस्थाएं हैं, जिसको आप अंग्रेजी में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट कह सकते हैं। सवाल यह आएगा कि सभा एवं समिति का वर्णन पहली बार कहाँ से मिलता है, तो आप टिक कर सकते हैं कि ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, दूसरी बात, यह जो यूनिटी था वो आर्यों के द्वारा बनाया गया था। किसको द्वारा? आर्यंस के द्वारा बनाया गया था। तो सवाल यह आ सकता है कि सभा एवं समिति का निर्माण किन के द्वारा किया गया था, तो आर्यन के द्वारा किया गया था। और इसमें किन किन चीज़ों का वर्णन मिलता है, तो सभा एवं समिति के माध्यम से उस समय का जो सोसाइटी है उसके बारे में आप जान सकते हैं, उस समय का जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में जान सकते हैं, उस समय का जो इकॉनमी है उसके बारे में आप जान सकते हैं, और उस समय का जो कल्चर चल रहा है उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो सवाल इस तरीके से भी आ सकता है कि सभा एवं समिति से हमें किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सभा एवं समिति के माध्यम से ऋग्वैदिक काल में जो सोसाइटी चल रहा था, जो पॉलिटी चल रहा था, जो इकॉनमी चल रहा था, जो कल्चर चल रहा था, उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तीसरा जो इससे सवाल आता है वो यह आता है कि इसे अथर्ववेद में इसे प्रजापति की दो पुत्रियां कौन कौन, एक सभा और दूसरा समिति। ठीक है, तो सवाल इस तरीके से एक बार पूछे गए हैं कि अथर्ववेद में किनको प्रजापति की दो पुत्रियां कही गई है, तो एक है तो सभा और दूसरा है समिति। ठीक है, सवाल उलट के भी पूछा जा सकता है कि सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया है, तो आप अथर्ववेद टिक कर सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि उस दौर में टोटल 4 वेद हुआ करते थे। ठीक है, जिसमें सबसे पुराना जो वेद था वो ऋग्वेद था, सामवेद था, उसके बाद यजुर्वेद था, और लास्ट का जो वेद है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कही गई है इसे। ठीक है, यहाँ तक यदि क्लियर है तो फिर मैं इसको मिटाता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बारे में एक और सवाल इस तरीके से आता है कि इसका जो अध्यक्ष होता था, सभा एवं समिति जो जनतांत्रिक संस्थाएं थी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, उसके जो अध्यक्ष होते थे उसको ईशान कहा जाता था। उसको साइड में मैं लिख दे रहा हूँ, इसके अध्यक्ष जो होते थे उन्हें ईशान कहा जाता था। ठीक है, तो ये सभा एवं समिति से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। यदि आप इतना कर पाते हैं तो यदि इससे सवाल आता है तो निश्चित रूप से आप बना लेंगे, नहीं छूटेगा। तो आप हमारे साथ लिखते चल रहे हैं, हम इसको मिटाते हैं। और आज का जो तीसरा टर्म है हमारे पास उसको बोलते हैं वर्ण आश्रम। वर्णाश्रम, और इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे चौथे टर्म के बारे में।
वर्णाश्रम शब्द का जो प्रमाण मिलता है दोस्तों, वो सबसे पहली बार ऋग्वेद से मिलता है। इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक है वर्ण और दूसरा है आश्रम। वर्ण जो उस समय जो आगे चल कर के जाति व्यवस्था का रूप लेता है, तो ऋग्वेद काल में जो समाज का बंटवारा है वो वर्ण के आधार पर किया गया है, और वर्ण जो है ऋग्वेद में वो कर्म पर आधारित है। दिख रहा है? वर्ण जो है ऋग्वेद में वो कर्म पे आधारित है। और आश्रम के बारे में बताया गया है, जीवन के 4 आश्रम होते हैं। आप जानते होंगे यदि पढ़े होंगे हिस्ट्री तो, जिसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और लास्ट का जो आश्रम बताया इन्होंने वो है संन्यास। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आएगा कि वर्ण आश्रम व्यवस्था या वर्णाश्रम जो शब्द है उसका प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो आप टिक कर सकते हैं कि ऋग्वेद से मिलता है। दूसरा जो सवाल आ सकता है, वर्णाश्रम का क्या अर्थ है। ठीक है, तो वर्णाश्रम का अर्थ मैंने आपको बता दिया, वर्ण का क्या अर्थ है। ठीक है, जिसके आधार पे समाज का बंटवारा किया गया था। समझ में ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में आप ध्यान रखिएगा कि जब इस समय 4 वर्ण हुआ कर रहे हैं, 4 वर्ण, और ये 4 वर्ण की जानकारी जो मिलती है वो ऋग्वेद से ही मिलती है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है। ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से सवाल आएंगे कि ऋग्वेद के कौन सा मंडल है जिससे 4 वर्ण आश्रम व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो वो ऋग्वेद का 10वां मंडल है। और इसी में सोसाइटी का जो हिस्सा है वो 4 हिस्सों में विभाजित किया गया है, जिसको बोला गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। एक कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे ऋग्वेद में दिया गया है कि ब्रह्मा जो है वो सृष्टि के फाउंडर हैं, और ब्रह्मा जो मान लीजिए कि ब्रह्मा हैं, तो इनके बारे में बोला गया है कि ब्रह्मा के मुख से जो है वो ब्राह्मण का जन्म हुआ है, जो कि वर्ण व्यवस्था में सबसे सुपीरियर है। और ये इनका जन्म जो हुआ है वो मुख से हुआ है, ब्राह्मण का। उसके साथ क्षत्रिय का जो जन्म हुआ है वो बाह से हुआ है, बाह, शोल्डर। और वैश्य जो इनका काम है व्यापार करना, इनका जन्म जो हुआ है वो शरीर के जांघ से हुआ है। और लास्ट के जो वर्ण है जिसको शूद्रा कहते हैं, और शूद्रा का जो जन्म हुआ है वो पैर से हुआ है, तलवा जिसको बोला गया है। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। इसके बारे में इस तरीके से बात किया गया, इस तरीके से सवाल आ सकते हैं। और आज का जो हमारा चौथा टर्म है वो है पुरुषार्थ। चौथा जो टर्म है हमारा वो है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के बारे में बोला गया है, इसका 2 अर्थ है। इसके जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका अर्थ है पुरुष प्लस अर्थ। ठीक है, यदि इसका आप संधि विच्छेद करते हैं तो इसका अर्थ होता है पुरुष प्लस अर्थ। और इसमें पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है कि पुरुषार्थ के अंदर जिन जिन चीज़ों को बताया गया है वो 4 चीज़ें हैं, और हर किसी को पुरुषार्थ जीवन में ये 4 चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और ये 4 चीज़ आप याद रखिएगा, इस तरीके से सवाल आ सकते हैं। एक होता है धर्म, दूसरा होता है अर्थ, तीसरा होता है काम, और चौथा होता है मोक्ष। धर्म का संबंध जो आप वैदिक काल में जो बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए आश्रम व्यवस्था में, तो उसका धर्म वैदिक धर्म, इससे संबंध है धर्म से। अर्थ का संबंध पैसे से है। और तीसरा जो है काम, काम का अर्थ यहाँ पर इसका संबंध है सेक्स से, जो गृहस्थ जीवन के बारे में बता रहा है। और चौथा जो है मोक्ष के बारे में, जिसके बारे में अमूमन तौर पे यह बोला गया है कि मरने के बाद लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें को बताया गया है। तो पुरुषार्थ के अंतर्गत आपको 4 चीज़ें आती है, धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इस तरीके से सवाल आ सकते हैं कि पुरुषार्थ के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन चीज़ें आती हैं। ए धर्म अर्थ काम मोक्ष, दूसरा धर्म अर्थ एंड समथिंग एल्स। इस तरीके से दे दिया जाता है तो आप टिक करके आएँ धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष। ठीक है, पांचवा जो आज का हमारा टर्म है वो है ऋण। आपके पास सिलेबस होगा तो आप देखते चलिएगा। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है ऋण। ठीक है, ऋण का मतलब आप ये अंग्रेजी में समझ रहे होंगे लोन। ठीक है, हालांकि वो वाला ऋण नहीं है। ठीक है, ऋण का जो प्राचीन भारत में जो चीज़ें चल रही थी सामाजिक व्यवस्था, उसमें एक ऋण जैसा जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट कर रहा था। और उसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति को 3 तरीके के ऋण होते हैं उसके पूरे जीवन में। और पहला जो ऋण होता है देव ऋण होता है, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा जो है पहला जो है देव ऋण, ये ऐसे लिखा जा सकता है। और दूसरा जो है ऋषि ऋण और तीसरा जो है पितृ ऋण। अब देखिए देव ऋण के बारे में बताया गया है। जैसे आपका जन्म होता है तो इसमें यह बताया गया है कि भगवान आपको जन्म देते हैं तो भगवान के प्रति भी आपका एक ऋण होता है जो कर्ज आपको चुकाना पड़ता है, तो उसको देव ऋण बोला जाता है। और दूसरा जो इन्होंने बात किया है वो है ऋषि ऋण। और जब जन्म लेने के बाद आप जिस ऋषि से एजुकेशन प्राप्त करते हैं उस ऋषि के प्रति भी आपका कुछ ऋण होता है। जैसे आप देखेंगे कि जब एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया जाता है द्रोणाचार्य के माध्यम से, तो उसको आप यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में रख सकते हैं, जिसको ऋषि ऋण बोलते हैं। मतलब आप ऋषि से, ऋषि कौन होते थे, अमूमन तौर पे आपके गुरु होते थे, तो उनसे जो भी चीज़ें आप सीखते थे उनको जो आप चीज़ें फिर सीखने के बाद जो गुरु दक्षिणे का रूप में देते थे या फिर वो नहीं मांगते थे तो वो उनका एक ऋण रह जाता था आपके पास और उसी को बोला जाता था ऋषि ऋण। और तीसरा जो सवाल है वो पितृ ऋण, जो जिनके माध्यम से आपका जन्म होता है, जो आपके पिता हैं, उनके प्रति भी आपका एक दायित्व होता है, उनके प्रति भी आपका एक ऋण होता है, उसको भी इसी दौर में आपको चुकाना पड़ता है। तो ये 3 तरीके के ऋण हैं। इससे सवाल पूछे गए हैं। आपसे सवाल डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि प्राचीन भारत में कितने तरीके के ऋण होते थे, तो 3 तरीके के ऋण होते थे, देव, ऋषि एंड पितृ। ठीक है, देव का संबंध देवता से है, ऋषि का संबंध गुरु ऋषि महर्षि से है और पितृ का संबंध अपने फादर से है। यहाँ तक क्लियर है। तो छठा जो आज का टर्म है, फोन तो हिल रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। और छठा जो आज का टर्म है वह है, एक सेकंड, हाँ मौका लगता है खत्म हो गया। छठा मेरे पास टर्म है संस्कार। संस्कार, ठीक है। अब संस्कार के बारे में जो बात किया गया है प्राचीन भारत में, उसमें 16 प्रकार के संस्कार के बारे में बात किया गया है। कितने प्रकार के बारे में बात किया गया है? 16 प्रकार के संस्कार के बारे में बात किया गया है। ठीक है, मूल रूप से जो इससे एक ही सवाल आते हैं, टोटल संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार। अभी आप यहाँ पे यह जानिए कि संस्कार क्या होते हैं और कितने प्रकार के थे, बस इतना। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा जब बारी बारी से, तो उसमें मैं बताऊँगा कि संस्कार जो 16 होते थे वो कौन कौन से संस्कार होते थे, उसका क्या क्या इस्तेमाल किया जाता था, कहाँ पे कौन से संस्कार का उपयोग किया जाता था। तो आप इतना ध्यान रखिए कि 16 संस्कार के बारे में प्राचीन भारत में मान्यता प्राप्त है, इसके बारे में बात की गई है। और एक उस समय जो गौतम धर्म सूत्र नाम का एक किताब हुआ कर रहा है, इससे हालांकि सवाल नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि गौतम धर्म सूत्र में जो संस्कारों की संख्या बताई गई है वो 40 बताई गई है। ठीक है, ये 2 चीज़ें संस्कार के बारे में। तो जो संस्कार जो है टोटल 16 संस्कार है। एक, जब मनुष्य जो है उसका जब जन्म होता है और उसका जब मृत्यु होता है, इस दौरान उसको 16 संस्कारों से गुजरना पड़ता है।
ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे जब आप जन्म लेते हैं तो जो जन्म के संस्कार होता है, उसके बाद आपका चूड़ाकरण संस्कार होता है जो आपका बाल कटता है, ठीक है। तो इसमें कई तरीके के संस्कार हैं। लास्ट में आपका मृत्यु का जो संस्कार होता है वो है। तो अब ये संस्कार खत्म हुआ और सातवां जो है वो हमारे पास है यज्ञ। यज्ञ वही जो आप लोग करवाते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है यज्ञ का वो कहीं ना कहीं ऋग्वेद से मिलता है और कहीं ना कहीं बल्कि ऋग्वेद से ही मिलता है, ठीक है। तो ऋग्वेद में और जो प्राचीन भारत में आप जब पढ़ाई करेंगे, ऋग्वेद से आप शुरुआत करेंगे तो उस दौर के समाज में यज्ञ का बहुत महत्व बताया गया है, ठीक है। यज्ञ का बहुत महत्व बताया गया है और यज्ञ जो होता था वो एक प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान होता था। कई लोग करते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ होता था जिसमें घोड़े को छोड़ दिया जाता था और कोई दूसरा राजा यदि उसे पकड़ लेता था तो उस राजा के बीच और जिसने घोड़ा छोड़ा उन दोनों के बीच लड़ाई होता था। और यदि कोई नहीं पकड़ा तो जहाँ तक वो घोड़ा जाता था, वो जितना एरिया कवर करता था वो उस राजा का हो जाता था जिस राजा ने उस घोड़े को छोड़ा था। तो इस तरीके से वहाँ पे कई सारे यज्ञ करवाए जाते थे, जैसे देव यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ मैंने बताया। तो कई तरीके के 4-5 यज्ञ हैं जिसके बारे में आपको बताता हूँ। यदि आपसे पूछा जाए कि यज्ञ क्या होता था तो एक तरीके का धार्मिक अनुष्ठान होता था और जिसका सिर्फ इतना अर्थ होता था कि कई लोग यज्ञ करवाते थे अपने मनोकामना पूरी करने के लिए, कई लोग यज्ञ करवाते थे राजा बनने के लिए, और कई लोग यज्ञ करवाते थे जिनके बाल बच्चे नहीं होते थे तो अपने बाल बच्चे के लिए भी करवाते थे। तो कई तरीके के जो एक लाइन में बोला जाए तो अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए करवाए जाते थे यज्ञ। अब उसमें कौन कौन यज्ञ होते थे, एक आध दो का मैं नाम बता देता हूँ और जब मैं पूरा बताऊंगा तो उसमें मैं सारे यज्ञ के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि देव यज्ञ क्या होता था, पितृयज्ञ क्या होता था, अश्वमेध यज्ञ क्या होता था और किन किन यज्ञ को क्यों करवाया जाता था, उसके पीछे क्या मोटिव रहा होगा, क्या उद्देश्य रहा होगा। फिलहाल आप यहाँ पे जान लीजिए कि इतने तरीके के ये यज्ञ होते थे, ठीक है। अब आते हैं यज्ञ के बाद जो है हमारे पास आज का 8वां जो टर्म है वो है गणराज्य। यज्ञ के बाद क्या है, इसमें तो गणराज्य दिया है, ठीक है। क्या, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा। एक नंबर क्या था, इसको हिंदी में बोले तो बोला जा सकता है कर्म का सिद्धांत, ठीक है। ये क्या है, कर्म का सिद्धांत, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कर्म का सिद्धांत जो 8वां इसमें शामिल किया गया है इसका क्या मतलब है। आप जब कर्म का सिद्धांत देखते होंगे, कहीं पे पढ़ते होंगे तो आप सोचते होंगे कि गीता से ही इसका जन्म है, गीता से ही इसका संबंध है। नहीं, दरअसल कर्म का जो सिद्धांत है, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा है, वो सबसे पहली बार उपनिषद में इसके बारे में बात की गई थी। तो उपनिषद, यदि आपसे ये सवाल आए कि कर्म के सिद्धांत के बारे में पहली बार जो बात की गई थी कहाँ पर की गई थी, तो वो उपनिषद में की गई थी। अब कर्म का सिद्धांत में क्या क्या बताया गया है, जैसे आप जन्म लेते हैं तो आपके मनुष्य जीवन के कई सारे कर्म हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास 3 तरीके का ऋण होता है और तीनों ऋण को आपको अपने जीते ज़िंदगी चुकाना पड़ता है, और वही एक डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा के अंतर्गत आता है। उसमें आपको कई सारे काम करने पड़ते हैं, कुछ वेलफेयर के भी काम है, माता पिता का सेवा करना, अपने बाल बच्चे को पढ़ाना लिखाना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पारिवारिक जिम्मेवारी, ये सारी चीज़ें जो है डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा के अंतर्गत आती है। आप जब तक मरे नहीं हैं तब तक आपको तीनों ऋण से मुक्ति ले लेना है। इस तरीके का डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा में व्यवस्था किया गया था। तो आपसे यह सवाल आए कि डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा का जो सिद्धांत है, जो कर्म का सिद्धांत है, उसका पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो आप गीता नहीं टिक करेंगे बल्कि उपनिषद टिक करेंगे, ठीक है। 9वां टर्म जो है आज का वो दंड नीति। मार्कर लगता है खत्म ही हो गया। 9वां जो है दंड नीति, इसके बारे में मैं आपको कुछ लिख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि दंड नीति क्या है। दंड नीति को ही दोस्तों एक ध्यान रखिएगा,
दंड नीति में 15 अधिकरण हैं। अधिकरण को चैप्टर भी बोलते हैं आप, ठीक है। दंड नीति में 15 अधिकरण हैं। उसके बाद 180 प्रकरण हैं। और तीसरा जो इसका वो है 6000 क्या है, श्लोक हैं। अब आते हैं दंड नीति जो शब्द है दोस्तों, इससे आप परिचित नहीं होंगे, लेकिन आपको मैं एक शब्द बताता हूं जिससे आप परिचित होंगे, और वह शब्द है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र दोस्तों वही बुक जिसको पढ़ने के बाद आप मौर्यन डायनेस्टी के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी एंड पॉलिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं अर्थशास्त्र से। और दंड नीति का ही जो दूसरा नाम है वो है अर्थशास्त्र। दंड नीति का ही दूसरा नाम है अर्थशास्त्र। तो यदि आपसे यह सवाल आए कि दंड नीति जो किताब लिखी गई वो किसने लिखा, तो सबसे पहला आंसर क्या होगा, चाणक्य ने लिखा, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है, जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। दूसरी बात कि दंड नीति में किन किन चीज़ों पे बात की गई है, या अर्थशास्त्र किस चीज़ पे लिखी गई किताब है, तो इसका नाम है दोस्तों अर्थशास्त्र। लेकिन इसमें जो बात की गई है वो कंप्लीट रूप से राजनीति की बात की गई है। यह राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित किताब है, बस इसका नाम अर्थशास्त्र रख दिया गया है। आप इसको इकोनॉमी से रिलेटेड मत समझिएगा। इसमें बात किया गया कि राजा कौन हो सकता है, राजा को कब जगना चाहिए, राजा को क्षत्रिय होना चाहिए या शूद्र होना चाहिए, राजा को कब सोना चाहिए, राजा के काम कौन कौन से हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा जो मैंने अभी बताया उसके बारे में बात किया गया था। और उसके साथ साथ मौर्यन डायनेस्टी के समय जो मौर्यकालीन, चूँकि यह मौर्यकालीन ग्रंथ है, तो मौर्य काल के समय जो समाज था, जो अर्थव्यवस्था थी, जो धार्मिक व्यवस्था थी, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो सांस्कृतिक व्यवस्था थी, उसके बारे में कंप्लीट रूप से यह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मुख्य रूप से इन्होंने फोकस किया है पॉलिटी पे। लेकिन यदि सवाल यह आए कि क्या मौर्य काल के सांस्कृतिक समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है, तो हाँ, निश्चित तौर पे यहाँ से मिलती है। दूसरी बात याद करने योग्य है वह है कि इसको दंड नीति में अर्थात अर्थशास्त्र को 15 चैप्टर में बांटा गया है। अर्थशास्त्र को 15 चैप्टर में बांटा गया है, और उन 15 चैप्टर में 180 प्रकरण हैं, 180 सब चैप्टर हैं। चैप्टर को इन्होंने अधिकरण कहा है और यहाँ प्रकरण कहा है, और टोटल जो इसमें श्लोक हैं वो 6000 हैं। तो इस तरीके से हालांकि सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है थ्योरेटिकल बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, फैक्चुअल पूछ दिए जाते हैं। तो आप मोटा मोटी याद रखिएगा 6000 श्लोक, 180 प्रकरण एंड 15 अधिकरण याद है। तो दंड नीति का किसने लिखा था, चाणक्य ने लिखा था, जिसका नाम कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त है। क्या जानकारी प्राप्त होती है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में। टोटल कितने चैप्टर हैं, 15 हैं। अधिकरण कितने हैं, 180। श्लोक कितने हैं, 6000। अब आते हैं अगला जो आज का टर्म है 10वां। मेरे ख्याल से यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा। आज का जो 10वां टर्म है हमारे पास वह है सप्तांग। दिख रहा है, ठीक है। इसका नाम है सप्तांग, ठीक है। अब बताते हैं। सप्तांग एक तरीके का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए कि सप्तांग है क्या। सप्तांग 2 शब्दों से मिलकर बना है, सप्त प्लस अंग। सप्त का अर्थ है 7, अंग का अर्थ है पार्ट, उसका हिस्सा, जिसको ये आप कह सकते हैं कि कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था चल रहा है, उसमें 7 लोग जो हैं वो जिम्मेवार हैं उस चीज़ के लिए। अर्थात किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था को 7 लेयर पे 7 लोगों के हिस्से में बांट दिया गया है, और इसी के आधार पे चाणक्य ने एक थ्योरी दिया था जिसको सप्तांग सिद्धांत के नाम से इतिहास में जाना जाता है। और यह जो सप्तांग सिद्धांत था वो मौर्यन डायनेस्टी का जो प्रशासनिक व्यवस्था था उसी को संचालित करने के लिए चाणक्य ने दिया था, ठीक है। तो पहला सवाल, सप्तांग सिद्धांत का जनक कौन है, तो चाणक्य है, कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है। क्यों दिया था, मौर्यन व्यवस्था को, मौर्यन प्रशासनिक व्यवस्था था उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए दिया था।
तीसरी बात कि इसमें सप्त अंग में कौन कौन सी चीज़ें आ सकते हैं, जैसे राजा का दुर्ग है, राजा है, अमात्य है, उसके जो सैनिक हैं, उसके जो सचिव हैं, उसका जो नौसैनिक सचिव है। इस तरीके से इन्होंने 7 इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताया है कि ये 7 चीज़ें एक प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत होनी चाहिए। यदि एक कोई मोनार्किकल स्टेट चल रहा है, सफलपूर्वक चलाना है, तो इन 7 चीज़ों की आवश्यकता होगी, जिसमें एक किला भी है जिसको दुर्ग कहा है। तो ये कौटिल्य का साप्तांग सिद्धांत था। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और आज का जो 11वां टर्म है वह है धर्म विजय। धर्म विजय। अब मैं आपको बताता हूँ कि धर्म विजय जो शब्द है दोस्तों, इसको बोलते हैं धम्म घोष की नीति। अशोक जब शासन काल में आए, मौर्यन डायनेस्टी का जो फाउंडर हुए वो चंद्रगुप्त मौर्य हुए। उसके बाद उनके जो बेटे आए बिंदुसार। उसके बाद लास्ट का जो इतिहास का एक महान शासक के अंतर्गत रखा जाता है अशोक। जिस समय भारत पूरे तरीके से अखंड भारत था, जो अफ़गानिस्तान से लेकर नीचे कन्याकुमारी और इधर असम तक फैला हुआ था, और इधर गुजरात सौराष्ट्र का हिस्सा उसके साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो अशोक जो थे एक साम्राज्यवादी शासक थे। लेकिन साम्राज्यवादी कब तक थे? साम्राज्यवादी तब तक थे जब तक उन्होंने युद्ध घोष की नीति चलाई थी। और युद्ध घोष की नीति का जब तक वो पालन कर रहे थे, तब तक वो धम्म विजय वाले फिलॉसफी से बहुत दूर थे। उस समय वो युद्ध नीति पे काम कर रहे थे। धर्म विजय का अर्थ है धम्म नीति से। धम्म जो है वो पाली शब्द है, जिसको संस्कृत में धर्म बोला गया है और पाली में धम्म बोला गया है। तो आप देखेंगे कि जब अशोक अपने जीवन काल में सिर्फ एक लड़ाई लड़ते हैं, कलिंग की लड़ाई 269 ईसा पूर्व। और जब कलिंग की लड़ाई में देखते हैं कि इतने सारे खून खराबा हो जाता है, कई लोग कटते हैं, कई लोग मर जाते हैं, उसके बाद जो है अशोक का जो साम्राज्यवादी पॉलिसी जो है वो भेरी घोष की जो नीति अपनाते हैं, उसके जगह पे उस नीति को चेंज करते हैं और वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। और वो वहाँ से जो पॉलिसी चलाते हैं उसका नाम है धम्म घोष की नीति। उसी को धर्म विजय बोला जाता है इतिहास में। धम्म घोष की नीति वह थी दोस्तों, जब अशोक कलिंग युद्ध में उन चीज़ों से आहत होकर के जब बौद्ध धर्म को स्वीकार किए, उसके बाद उन्होंने यह प्रण लिया कि अब मैं पूरे जीवन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा। इसलिए आप देखेंगे कि बाद में अशोक के जो बेटे हैं महेंद्र और बेटी संघमित्रा, वो श्रीलंका जाती है, कोई नेपाल जाते हैं, बोधि वृक्ष का टहनी लेकर के, और वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि मौर्यन डायनेस्टी में जो बौद्ध धर्म है वो भारत से चल करके कई अन्य देशों में मिडिल ईस्ट तक वो चीज़ें चली गई थी। तो इससे आप धर्म विजय से जो संबंध है वो डायरेक्टली संबंध इसका अशोक से है, धम्म घोष की नीति से है। सवाल यह आ सकता है कि अशोक ने जो धम्म घोष का नीति अपनाया वो कब अपनाया या क्यों अपनाया, उसके लिए 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि कलिंग युद्ध में इतने सारे मारकाट हुए, उससे उनका दिल बहुत आहत हुआ और उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया, ऐसा कहा जाता है। तो हृदय परिवर्तन के बाद उन्होंने धर्म बदल लिया और उसके बाद बौद्ध धर्म में वो आ गए। और बौद्ध धर्म में आने के बाद उन्होंने धम्म घोष की नीति का पालन करना शुरू किया और फिर मरते दम तक उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया पूरे दुनिया में। तो ये धर्म विजय नीति का संबंध इससे था। और आज का जो 12वां टर्म है वह है स्तूप और चैत्य, 2 टर्म है। तो इसको एक एक करके पढ़ते हैं। एक है स्तूप और दूसरा जो टर्म है वह क्या है? चैत्य। यस, चैत्य। ठीक है, अब 2 टर्म है। अब देखिए, अब हमारे पास 2 टर्म है, पहला है स्तूप और दूसरा है चैत्य। ये दोनों जो है एक तरीके का प्लेस का नाम है। जैसे आप मंदिर है, जैसे आपका मस्जिद है, जैसे आपका सिनेगॉग है, जैसे आपका चर्च है, उसी तरीके से 2 टर्म है। पहला टर्म है स्तूप और दूसरा टर्म है चैत्य। इन दोनों का संबंध बौद्ध धर्म से है। इन दोनों का संबंध बौद्ध धर्म से, जैसे मंदिर का संबंध
हिंदू धर्म से है मस्जिद का संबंध, इस्लाम से है, उसी तरीके से स्तूप एवं चैत्य का संबंध बौद्ध धर्म से है, पहला। दूसरी बात, स्तूप जो है जब महात्मा बुद्ध मर गए, उनका देहांत जब हुआ, उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि को कई अवशेषों में बांट दिया गया और जहाँ जहाँ उनका अस्थि गया उन अस्थि को नीचे ज़मीन के अंदर दबाकर उसके चारों ओर एक गोलाकार आकृति का बिल्डिंग तैयार किया गया। उसके चारों ओर एक गोलाकार आकृति का बिल्डिंग तैयार किया गया जिसको बौद्ध धर्म में स्तूप कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि आप बिहार में जाएंगे तो वहाँ के राजगीर में एक स्तूप है जिसको विश्व शांति स्तूप कहा जाता है, वो राजगीर में लोकेटेड है। आप जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे उस स्तूप को आप देख सकते हैं, शांति स्तूप को। स्तूप के अंदर प्रवेश करना मना है, स्तूप के बाहर लोग चक्कर लगाते हैं, स्तूप के बाहर लोग चक्कर लगाते हैं श्रद्धापूर्वक, क्योंकि वहाँ पे बुद्ध के अवशेष को ज़मीन के अंदर दफनाया गया है, ऐसा लोग मानते हैं और ऐसा हिस्टोरिकली भी यह सही है। दूसरी बात, स्तूप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो बात है वो है चैत्य। चैत्य क्या है? चैत्य भी एक तरीके का बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक मोन्यूमेंट्स की तरह है, एक घर की तरह है। तो चैत्य क्या होता था, स्तूप क्या होता था? स्तूप जहाँ पे मरने के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के जो भी चीज़ें बनाई गई, एक गोलाकार आकृति की बिल्डिंग बनाई गई जिसको श्रद्धापूर्वक आज लोग घूम रहे हैं, वो स्तूप है। दूसरी बात, जो बौद्ध धर्म के जो लोग मानने वाले थे, जो अनुयायी थे, जो भिक्षु थे, उनके रहने के लिए किसी न किसी प्रकार के घर की आवश्यकता थी। आखिर मान लीजिए कि जो आदमी बौद्ध धर्म में दीक्षा लेता था तो वो घर छोड़कर बाहर निकल आते थे, तो वो फिर कहाँ रहते? तो उनके रहने के लिए एक स्पेस की आवश्यकता थी। तो महात्मा बुद्ध ने उस समय जो भिक्षुओं के लिए जो स्पेस का निर्माण करवाया उसको चैत्य कहा जाता था। तो चैत्य को यदि एक लाइन में डिफाइन करना हो तो कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के रहने के लिए जो निवास स्थान बनाया गया, जो बिल्डिंग्स के निर्माण किए गए, उसको बौद्ध धर्म के इतिहास में, बौद्ध धर्म की भाषा में, पाली भाषा में चैत्य कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे सवाल यह आते हैं कि स्तूप, और उसमें दे दिए रहेंगे 4 ऑप्शन, स्तूप क्या है, ठीक है, और इस तरीके से ऑप्शन रहेंगे, क्या महापरिनिर्वाण के बाद जो बिल्डिंग बनाया गया वह स्तूप है। दूसरी बात, बौद्ध भिक्षुणियों को रहने के लिए जो बनाया गया वह स्तूप है। और ऑप्शन में रहेगा कि इन दोनों कथन में से कौन कथन सही है। तो आप टिक कर सकते हैं कि स्तूप जो है वो महापरिनिर्वाण के बाद बनाया गया पूजनीय स्थल है, और चैत्य जो है बौद्ध धर्म के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के रहने के लिए, निवास करने के लिए जो उनका निवास स्थान है, उसी को चैत्य कहा गया है। तो यहाँ तक क्लियर है। उदाहरण के लिए मैंने बताया राजगीर का शांति स्तूप, और इसमें आप कार्ले का चैत्य कर सकते हैं। और अब आते हैं आज का जो हमारा अगला टर्म है वह है नागर, नागर, द्रविड़ एवं बेसर। ठीक है, मार्कर ये लगता है खत्म हो गया। नागर, द्रविड़ एवं बेसर। ठीक है, आप आवाज़ आ रहा होगा तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मार्कर ख़त्म हो गया है, इसको बताने के बाद मैं क्लास ख़त्म करता हूँ, फिर मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। तो आज का जो 3 टर्म है लास्ट, पहला है नागर, दूसरा है द्रविड़ और तीसरा है बेसर। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि जब बुद्ध के मरने के बाद, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके मूर्तियों को कई तरीके के कला में क्या किया गया, कला में उनके मूर्तियों का निर्माण किया गया। उसमें कई तरीके के कला उस समय कॉन्टेम्प्रेरी थे जो डेवलप कर रहे थे। उसमें पहला जो था नागर था। नागर शैली जो था, इसको नागर स्टाइल बोलते हैं, इसको द्रविड़ स्टाइल बोलते हैं और इसको बेसर स्टाइल बोलते हैं। ये 3 तरीके के स्टाइल का निर्माण हुआ उस समय कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया में, और इसमें डिफरेंट टाइप के स्टैचू बनाए जाते थे। शुरुआती दौर में बुद्ध के ही बनाए जाते थे, उसके बाद कई तरीके के कई लोग आए, उनके भी स्टैचू बने, सिक्के बने, कई लोगों के मॉन्यूमेंट्स बने, कई मंदिर बने इस शैली में। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें से सवाल आएंगे, जब इसको जो चैप्टर में पढ़ना ही है आगे चल करके, जब मैं
आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊँगा तो उसमें बहुत डिटेल में बात करना है। मैं बताऊँगा कि नागर में कौन कौन से मंदिर हैं, उदाहरण के तौर पे द्रविड़ में कौन कौन से हैं, बेसर में कौन कौन से हैं। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि जो बेसर जो शैली है, नागर शैली है, वो उत्तर भारत में प्रचलित था। द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारत में प्रचलित था। और बेसर शैली जो है नागर एवं द्रविड़ शैली का मिश्रण है, जो कि मिडिल इंडिया में, ठीक है, जो कि बीच का इंडिया है, जिसको दक्कन भारत कहा जाता है, मिडिवल इंडिया में, वहाँ पे उस क्षेत्र में यह बेसर शैली प्रचलित था। तो मेरे ख्याल से आज का आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें मैंने लगभग 10 से 12 टर्म के बारे में बात किया। बाकी जो बचे हुए टर्म हैं धीरे धीरे मैं करके एक एक करके बात करूँगा। इस तरीके अब मैं जब हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो हमेशा लंबा ही जाएगा, चूँकि शॉर्ट में बात नहीं कर सकते हैं हम लोग। आप हमारे साथ लिखते चलिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा, एक बेहतर नोट्स तैयार हो जाएगा जो कि रिवीजन करने में आपको बहुत मदद करेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, चूँकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। मेरा फिर से एक बार सलाह है कि यदि आप इस बार एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो पेपर 2 पे अभी कम फोकस कीजिएगा। आप अभी कोशिश कीजिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल पूछे जा रहे हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए और अपना थोड़ा सा ऊर्जा ज़्यादा आप पेपर 1 पे लगाइए। पेपर 1 पे थोड़ा सा ज़्यादा ऊर्जा लगाना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ें आप कर लेंगे। शुभकामनाएं।